वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम जानने वाले हैं सोशल ग्रुप के बारे में। यहाँ पर इस क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं। हम पहले देखेंगे कि सोशल ग्रुप को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हमें एक सही डेफिनेशन के द्वारा समझना होगा। साथ ही साथ सोशल कैटेगरी से सोशल ग्रुप किस तरीके से अलग है इसको हम समझेंगे, ताकि सोशल ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा और भी क्लियर हो। फिर देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशंस देखेंगे। कौन सी बेसिस पे अलग अलग थिंकर्स ने यहाँ पर ग्रुप्स को डिवाइड किया है, साथ साथ उन ग्रुप्स का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें इस पार्ट में हम देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम आगे अलग अलग ग्रुप्स को किस तरीके से समझ सकते हैं, उनका डेफिनेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से ढूंढकर स्टडी कर सकते हो। तो चलिए आज का ये जो क्लास है हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि सोशल ग्रुप बेसिकली है क्या, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सोशल ग्रुप एक ऐसा कलेक्शन ऑफ पीपल है, यानी कि कुछ लोगों का एक कलेक्शन है जहाँ पर वो लोग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और साथ साथ उनके बीच में एक सेंस ऑफ यूनिटी है। यानी कि वो जो लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर वो लोग जिस तरीके से दिखते हैं या फिर काम करते हैं उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी। साथ साथ वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वो कौन सी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनका एक यूनिटी का सेंस होगा। अगर इस तरीके का चीज़ हुआ तो उस कलेक्शन को हम कह सकते हैं सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप हम नेचुरली भी हो सकता है, कोई भी एक ग्रुप नेचुरली हो सकता है, और कोई भी ग्रुप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी क्रिएट हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोशल ग्रुप नेचुरली भी हो सकता है या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे नेचुरली हम हमारी फैमिलीज़ की अगर बात करें, फैमिली का जो ऑर्गेनाइजेशन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप्स है, ये सारे हमारे नेचुरली क्रिएट होते हैं। बाय बर्थ हमें ये सारे चीज़ें मिल जाती है, ये ग्रुप्स मिल जाती है। लेकिन कुछ ग्रुप्स है जो हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं। जैसे कोई फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, NGO, ये सारे जो ग्रुप्स है ये हम बेसिकली क्रिएट करते हैं, हम खुद कुछ पर्पस के लिए तैयार करते हैं। अब इसी सोशल ग्रुप को हमें सोशल कैटेगरी से किस तरीके से अलग कर सकते हैं ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये अगर समझ लोगे आप लोग तो आप लोगों का सोशल ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सोशल कैटेगरी बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ ऐसा लोगों का कलेक्शन है जो लोग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स तो शेयर करते हैं, लेकिन वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जैसे हम अगर कोई एक ग्रुप ऑफ मेल्स लेंगे, यानी कि हमारा वर्ल्ड का जो भी मेल्स है उनको अगर हम एक ग्रुप में लेंगे तो ये सारे लोग तो यहाँ पर है, इनको हम एक ग्रुप में, एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये लोग सिमिलर इंटरेस्ट नहीं शेयर करते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है। इस वजह से ये जो चीज़ है इसको हम सोशल कैटेगरी कहते हैं, और सोशल ग्रुप में लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये जो फ़र्क है ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। अब ये जो सोशल ग्रुप का कॉन्सेप्ट है इसको बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स ने डिफाइन किया है। यहाँ पर हम इतने सारे डेफिनेशंस नहीं देखेंगे, क्योंकि सोशल ग्रुप का डेफिनेशन कौन से थिंकर ने दी है इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया है।
इस वजह से यहाँ पर सिर्फ हम बोगार्डास का एक डेफिनेशन देखेंगे। उन्होंने किस तरीके से सोशल ग्रुप को डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि सोशल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा लोग होंगे और उनका जो थॉट प्रोसेस है वो एक जैसा होगा। वो लोग अपने आप के बीच में एक लॉयल्टी और सिमिलरिटीज एक्टिविटीज़ में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इस तरीके के ग्रुप होगा तो उसको कहा जाएगा सोशल ग्रुप। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके द्वारा हम सोशल ग्रुप को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम म्यूचुअल अवेयरनेस देखते हैं, यानी कि जो भी सोशल ग्रुप के मेंबर है वो लोग खुद से अवेयर होते हैं कि वो कौन से ग्रुप के हिस्सा है। फिर उनमें कॉमन इंटरेस्ट देखा जाता है, उनका बीच में एक सेंस ऑफ यूनिटी काम करता है। उस ग्रुप का कुछ नॉर्म्स होता है, यानी कि वहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो चीज़ें उस ग्रुप के मेंबर को फॉलो करना ज़रूरी होता है। फिर हर ग्रुप का हम कुछ साइज और स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि उसका मेंबर का कुछ साइज होगा, वहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर होगा उस ग्रुप का। छोटे से छोटे स्ट्रक्चर में बदलाव के वजह से हमारा ग्रुप में भी बदलाव आ सकता है। फिर हम देखते हैं शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो भी ग्रुप्स के मेंबर है वो लोग कुछ शेयर इंटरेस्ट उनके बीच में शेयर्ड होता है, उनके बीच में कुछ सेम वैल्यूज होते हैं, एथिक्स होते हैं, उनके बीच में कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है सेम तरीके का। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो हो जाएगा एक सोशल ग्रुप। अब हम अलग अलग तरीके का सोशल ग्रुप को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि अलग अलग जो थिंकर्स हैं उन लोगों ने ग्रुप्स को अलग अलग हिसाब से क्लासिफाई किया है। उन्होंने अपने अलग अलग तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ के ग्रुप्स को अलग किया है, क्योंकि हम सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके का ग्रुप देखते हैं। इस वजह से थिंकर्स ने भी इन ग्रुप्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है और इनको आप लोगों को थिंकर के नाम के हिसाब से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में खास करके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से ग्रुप का टाइप को किसने दिया है। अब हम शुरुआत करते हैं जॉर्ज सिमल से। जॉर्ज सिमल ने ग्रुप्स को साइज के बेसिस पे डिवाइड किया था। उन्होंने दो तरीके का ग्रुप की बात की थी, एक है स्मॉल ग्रुप और दूसरा है लार्ज ग्रुप। स्मॉल ग्रुप यानी कि जहां पर कम लोग होंगे और दूसरे होंगे लार्ज ग्रुप जहां पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। यहाँ पर उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो है डायड एंड ट्रायड का। उन्होंने डायड एंड ट्रायड का कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी एक ग्रुप में दो लोग होंगे तो उसको कहा जाएगा डायड, और अगर तीन लोग होंगे तो उसको कहा जाएगा ट्रायड। इस चीज को हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे बाद में। फिर सैंडरसन ने स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन तरीके का क्लासिफिकेशन दिया है, इनवॉलेंटरी ग्रुप, वॉलेंटरी ग्रुप और डेलीब्रेट ग्रुप। इनवॉलेंटरी ग्रुप वो सारे ग्रुप है जहां पर मेंबरशिप जो है वो हमें पहले से ही मिल जाता है। यहाँ पर हम चूज नहीं कर सकते, हम इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप नहीं चूज करते हैं, वो ग्रुप हो जाएगा इनवॉलेंटरी ग्रुप। जैसे हमारा कास्ट, फैमिली, किनशिप, ये सारे चीजें हम चूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है वॉलेंटरी ग्रुप, जहां पर हम चीजों को अपने हिसाब से चूज करते हैं कि हम कौन सा ग्रुप का हिस्सा होंगे। यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं, जैसे हम कौन से एनजीओ का हिस्सा होंगे, हम कौन सा जॉब करेंगे, कौन से दोस्त बनाएंगे, ये सारे चीजें हमारा सिलेक्शन का हिस्सा है, हम खुद इसको चूज कर सकते हैं। और तीसरा जो हिस्सा है, टाइप है, वो है डेलीब्रेट ग्रुप। डेलीब्रेट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो, यानी कि यहाँ पर कुछ लोग बाकी जो बड़ा ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम पार्लियामेंट में देखते हैं जो एमपी एमएलएज होते हैं, वो लोग हमारे राज्य के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उस ग्रुप को, उन लोगों के जो ग्रुप है उसको कहा जाता है डेलीगेट ग्रुप। फिर है हमारा सीएच कुली। सीएच कुली ने
काइंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट के हिसाब से ग्रुप्स को डिवाइड किया है, यानी कि लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने दो तरीके का ग्रुप की बात की थी, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में जो भी लोग इमोशनली अटैच होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं, उनके बीच में एक फीलिंग्स काम करता है, उसको कहा जाता है प्राइमरी ग्रुप। और दूसरी तरफ सेकेंडरी ग्रुप, जो हम हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से ज्वाइन करते हैं, जहां पर इतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, जहां पर लोग अपने काम करने के लिए जाते हैं, उसको कहा जाता है सेकेंडरी ग्रुप। पार्क एंड बुर्गिस ने भी दो हिस्सों में ग्रुप्स को बांटा था। उन्होंने टेरिटोरी के हिसाब से, यानी कि जगह के हिसाब से ग्रुप्स को बांटा था। एक है टेरिटोरियल ग्रुप और दूसरा है नॉन टेरिटोरियल ग्रुप। एफ.एच. गिडिंग्स ने रिलेशनशिप के टाइप के हिसाब से दो हिस्सों में बांटा था ग्रुप्स को। उन्होंने रिलेशनशिप, यानी कि हम किस तरीके से एक ही ग्रुप में किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, यहां पर उन्होंने जेनेटिक और कॉन्ग्रीगेट ग्रुप के बारे में बात की थी। जेनेटिक ग्रुप यानी कि वो ऐसा ग्रुप जहां पर लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होते हैं, उनके बीच में कुछ किनशिप टाइज हो सकते हैं, वो लोग फॉर्मली एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अगर इस तरीके का ग्रुप हो तो उसको कहा जाएगा जेनेटिक ग्रुप। और ऑपोजिट में होता है कॉन्ग्रीगेट ग्रुप। कॉन्ग्रीगेट ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो अपने बर्थ से इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, यहाँ पर हम इसको तैयार करते हैं या फिर सोसाइटी में इंटरैक्ट करने के वजह से हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जैसे हमारा फ्रेंड्स सर्कल हो सकता है, इसके साथ साथ एक फुटबॉल टीम हो सकती है। ये सारे जो ग्रुप है ये कॉन्ग्रीगेट ग्रुप है, जहाँ पर हमारा रिलेशनशिप नहीं होता है एक दूसरे के साथ। W.G. सुमनर ने भी दो तरीके का ग्रुप की बात की थी। वहां पर लोगों के बीच में किस तरीके का कॉन्शियसनेस है, इसके बेसिस पे उन्होंने ग्रुप को दो हिस्सों में बांटा था। एक है इन ग्रुप, दूसरा है आउट ग्रुप। इन ग्रुप यानी कि जो भी लोग एक ग्रुप का हिस्सा होता है उनको कहा जाता है इन ग्रुप, और उस ग्रुप के बाहर जो भी लोग होंगे, जो भी ग्रुप बाहर का होगा, उसको कहा जाएगा आउट ग्रुप। जॉर्ज हसन ने भी दो तरीके का ग्रुप की बात की थी। यहाँ पर उन्होंने भी रिलेशन के बेसिस पे ही ग्रुप की बात की थी। यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो एक ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप का किस तरीके का रिलेशनशिप हो, इसके बेसिस पे उन्होंने बात की थी। उन्होंने अनसोशियल ग्रुप और सूडो सोशियल या फिर प्रो सोशियल ग्रुप की बात की थी। अनसोशियल ग्रुप यानी कि जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ रिलेट नहीं होता है तो उसको कहा जाता है अनसोशियल ग्रुप। लेकिन जब एक ग्रुप और एक दूसरे ग्रुप के साथ रिलेट करता है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है, दूसरे ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है, तब उसको कहा जाता है सूडो सोशियल या फिर प्रो सोशियल ग्रुप। मिलर ने दो तरीके का ग्रुप की बात की थी। वहां पर उन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक क्लास के ऊपर डिवाइड करके दो ग्रुप की बात की थी, जहां पर उन्होंने हॉरिजॉन्टल ग्रुप और वर्टिकल ग्रुप की बात की थी। हॉरिजॉन्टल ग्रुप यानी कि एक ऐसा ग्रुप जहां पर सेम इकोनॉमिक क्लास से जो लोग बिलोंग करते हैं, सेम सोशल क्लास से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनका जो ग्रुप है उसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल ग्रुप। जैसे अगर कोई डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो, कारपेंटर हो, ये जो लोग हैं ये सेम इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं, इनको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल ग्रुप। और दूसरी तरफ है वर्टिकल ग्रुप, जहां पर जो लोग हैं वो लोग एक ही ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन उनका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या फिर जो सोशल क्लास है वो सेम नहीं है। जैसे हमारा कास्ट, एक ही कास्ट में अलग अलग इकोनॉमिक कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, साथ ही साथ एक ही नेशन में अलग अलग कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी में भी अलग अलग तरीके का लोग हो सकते हैं, एक रिलीजियन में अलग लोग हो सकते हैं। ये जो ग्रुप्स है इसको कहा जाएगा वर्टिकल ग्रुप, जहां पर अलग अलग पैसों वाले लोग, अगर अलग अलग इकोनॉमिक क्लास के लोग रहते हैं। फिर फर्डिनेंड टोनिस ने ग्रुप्स को दो हिस्सों में बांटा था। यहां पर जो ग्रुप है ये ग्रुप बेसिकली उन्होंने कम्युनिटी और सोसाइटी के हिसाब से डिवाइड किया था, और इसके रिगार्डिंग जो डिटेल क्लास है आप लोगों को
पिछले क्लास जो कम्युनिटी का क्लास है वहाँ पर इसका डिटेल मिल जाएगा। तो ये चीज़ देखने के लिए आप लोग प्रीवियस जो कम्युनिटी का क्लास है वो आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि फर्डिनांड ट्रोनिस ने ग्रुप्स को दो हिस्सों में बांटा था। एक है जेमिनशेफ्ट, दूसरा है जेसलशेफ्ट। जेमिनशेफ्ट वो ग्रुप है जहाँ पर जिसको हम बेसिकली एक कम्युनिटी कह सकते हैं, जहाँ पर लोगों के बीच में एक फेस टू फेस इंटरेक्शन है, एक सेंस ऑफ यूनिटी होता है, वी फीलिंग होता है। और दूसरी तरफ होता है जेसलशेफ्ट। जेसलशेफ्ट एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन तो होता है लेकिन हम एक दूसरे के साथ वी फीलिंग के द्वारा कनेक्टेड नहीं होते हैं, हम एक दूसरे के लिए फील नहीं करते हैं। और इसको उन्होंने राफली कहा था ये एक सोसाइटी है, और जो जेमिनशेफ्ट है वो बेसिकली एक कम्युनिटी है। अब हम एक एक करके जो ग्रुप्स है इनको क्लासिफाई करते हैं। पहले देखते हैं जॉर्ज सिमल ने जो ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या है। जॉर्ज सिमल ने ग्रुप्स को दो हिस्सों में बांटा था। उन्होंने बेसिकली साइज के हिसाब से इसको बांटा था। उन्होंने जो ग्रुप है वहाँ पर स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप की बात की थी। स्मॉल ग्रुप जहाँ पर कम लोग होंगे और जो लार्ज ग्रुप है वहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे। यहाँ पर उनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो डायड और ट्रायड का है। डायड और ट्रायड वैसे तो सिंपल है लेकिन इसका जो इन डेप्थ मीनिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इसके डायड और ट्रायड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब डायड यानी कि जब दो व्यक्तियों का एक ग्रुप होगा उसको कहा जाएगा डायड ग्रुप, सिर्फ दो इंसान जब होंगे। और ट्रायड वो ग्रुप होगा जहां पर सिर्फ तीन लोग होंगे। अब डायड कौन सा ग्रुप है? जहां पर दो लोग होंगे, यहां पर दोनों लोगों के बीच में इंटरेक्शन होगा, दोनों लोग एक दूसरे के साथ इक्वली कनेक्टेड होंगे, यानी कि यहाँ पर कोई सबऑर्डिनेट नहीं होगा, कोई ग्रुप को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों का एक ग्रुप है। लेकिन जो ट्रायड ग्रुप है, ये ट्रायड ग्रुप में हम देख सकते हैं तीन लोग हैं। यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल हो सकता है जो बाकी दोनों मेंबर को कंट्रोल करेगा। इस तरीके से जब तीनों ग्रुप से जो ट्रायड है वहाँ से अगर एक व्यक्ति कम हो जाए तो वो ग्रुप डायड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से ट्रायड ग्रुप जो है उसका एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन डायड ग्रुप से अगर एक मेंबर कम हो जाएगा तो वो ग्रुप खत्म हो जाएगा, जिसको हम मोनाड ग्रुप भी कहते हैं। अब इसी ग्रुप को आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डायड और ट्रायड के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की थी कि सोशल ग्रुप्स किस तरीके से काम करते हैं। ट्रायड में एक व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो डायड ग्रुप है वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरीके से उन्होंने स्मॉल ग्रुप में डायड और ट्रायड को रखा था, और लार्ज ग्रुप वो सारे ग्रुप है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। अब देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप बेसिकली एक छोटा ग्रुप होता है जहां पर लोगों के बीच में फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, जहां पर लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी होता है। जैसे हमारा फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स, ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये प्राइमरी ग्रुप्स है, क्योंकि इनके साथ हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और हम एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप बेसिकली लार्ज मेंबर्स का ग्रुप होता है, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ फॉर्मली इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा लॉयल्टी की बात नहीं होती है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ये इम्पर्सनल होता है। लोग सिर्फ एक दूसरे के काम के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एक फुटबॉल टीम, म्यूजिक क्लब, या फिर एक फैक्ट्री, एक आर्मी का बैरक, ये सारे जो ग्रुप्स है ये सेकेंडरी ग्रुप्स है। यहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के अलावा भी और एक ग्रुप है, वो है हमारा टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है जो कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग होते हैं
जो कुछ कुछ स्पेसिफिक टास्क करते हैं और बाद में ये ग्रुप ऐसा भी होता है कि ये ग्रुप खत्म हो जाता है। जब वो टास्क फुलफिल हो जाता है तब ये ग्रुप खत्म हो जाता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बनाया था, जो कमेटी था, उसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तो वो कमेटी खत्म हो गई। इसको कहा जाता है टास्क ग्रुप। इसी तरीके से जैसे कोई एक टीम होगा, कोई भी एक पर्पस के लिए कमिटी होगा, फिर कुछ पैनल्स होंगे, ये सारे जो लोग हैं ये कुछ पर्पस के लिए तैयार किए जाते हैं, ये ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन बाद में जब पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो इसको तोड़ दिया जाता है। अब देखते हैं इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था डब्ल्यू.जी. सुमनर ने। उन्होंने अपने बुक फोकुएज में ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये जो फोकुएज बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सुमनर ने अपने बुक फोकुएज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। वहाँ पर उन्होंने नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकुएज, मोरेज, ये सारे चीज़ों के बारे में भी बात की थी। और साथ ही साथ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने इसी बुक पे दिया था। अब इन ग्रुप और आउट ग्रुप कौन से ग्रुप है? इन ग्रुप वो सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर लोग बिलोंग करते हैं। जिस ग्रुप का एक हिस्सा होता है लोग, कोई भी इंसान जिस ग्रुप का हिस्सा होता है उसके लिए वो फील करता है, उसको कहा जाता है इन ग्रुप। जैसे किसी भी एक व्यक्ति का फैमिली, उसका रिलीजियन, उसका यूनिवर्सिटी, ये सारे चीज़ें इन ग्रुप है। लेकिन आउट ग्रुप वो सारे ग्रुप्स है जिससे बाहर एक व्यक्ति जिससे बाहर होता है, यानी कि जिसके लिए वो जिस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जैसे दूसरे लोगों का फैमिली, उसका खुद, दूसरे लोगों का ऑक्यूपेशन, दूसरे लोगों का नेशनलिटी, दूसरे लोगों का रिलीजियन, ये सारे ग्रुप से वो बाहर है, तो उस ग्रुप को कहा जाएगा आउट ग्रुप। अब देखते हैं रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था हर्बर्ट हाइमन ने, और इसी रेफरेंस ग्रुप के ऊपर आर.के. मार्टिन ने भी काम किया था। लेकिन इसको पहली बार दिया था, इस ग्रुप के बारे में पहली बार बात की थी हर्बर्ट हाइमन ने। उन्होंने कहा था कि रेफरेंस ग्रुप बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जो किसी भी एक व्यक्ति का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जो एक व्यक्ति दूसरे ग्रुप को रेफर करता है, उसके नॉर्म से इन्फ्लुएंस होता है, और बाद में वो अपने एक सेट ऑफ फ्रेम तैयार करता है कि मेरा ग्रुप ऐसा होना चाहिए। इस तरीके का जब होगा उसको कहा जाएगा रेफरेंस ग्रुप। कोई भी व्यक्ति अपने बिहेवियरल डिसीजन लेने के लिए एक रेफरेंस ग्रुप का यूज़ करता है। जैसे कोई भी एक अगर स्टूडेंट हो, जब वो टीचर बनने की कोशिश करेगा तो उसके दिमाग में एक टीचर का कॉन्सेप्ट होगा, एक ग्रुप होगा कि हमारा टीचर अगर होंगे तो हमारा आइडियल स्टेट किस तरीके से हो सकता है। अब ये जो रेफरेंस ग्रुप है ये बेसिकली रियल में भी हो सकते हैं या फिर ये इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे अगर मुझे नहीं पता है कि कौन से टीचर को मुझे फॉलो करना है, तो हमारे दिमाग में एक आइडियल टीचर का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा टीचर्स का जो ग्रुप है वो इस तरीके से होता है। इसी को कहा जाता है रेफरेंस ग्रुप। अब ये जो रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट है ये रोल मॉडल से थोड़ा अलग है। रोल मॉडल यानी कि जब एक इंसान सिर्फ एक ही व्यक्ति को फॉलो करेगा, एक ही इंसान के जैसा बनना चाहेगा, उसको फॉलो करेगा, तब उसको कहा जाएगा रोल मॉडल। जैसे अगर कोई एक क्रिकेटर है, वो अगर सचिन तरह बनना चाहेगा तो सचिन को कहा जाएगा रोल मॉडल। यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप नहीं है, ये होगा रोल मॉडल। लेकिन जब कोई एक क्रिकेटर बनना चाहेगा, वो इंडिया टीम को देखेगा कि मुझे इंडिया टीम के हिस्सा होना है और इंडिया टीम में मुझे खेलना है, तब उसको लगेगा कि वो जो ग्रुप है उसको कहा जाएगा रेफरेंस ग्रुप। यानी कि वहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम हो जाएगा उसका रेफरेंस ग्रुप, और वहाँ पर अगर रोल मॉडल की बात करेंगे तो सचिन हो जाएगा रोल मॉडल। यहाँ पर रोल मॉडल और रेफरेंस ग्रुप में डिफरेंस है। अब है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रुप। वर्टिकल ग्रुप वो सारे ग्रुप है जहां पर जो लोग हैं वो एक ही ग्रुप का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनका जो इकोनॉमिक एबिलिटी या फिर वहाँ पर जो सोशल क्लास है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे लोग
एक कास्ट, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पर लोग तो बहुत सारे हैं, अलग अलग इकोनॉमिक क्लास से लोग हैं, लेकिन ये लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है हॉरिजॉन्टल ग्रुप, जहाँ पर बेसिकली एक ही सोशल क्लास या फिर एक ही इकोनॉमिक क्लास के जो लोग हैं उनसे जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो उसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल ग्रुप। जैसे हमारा डॉक्टर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इंजीनियर्स, ये जो लोग हैं इनका अलग सेपरेट एक इकोनॉमिक क्लास है, इसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल ग्रुप। फिर आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप वो सारे ग्रुप है जहाँ पर कुछ नॉर्म्स होते हैं, जहाँ पर कुछ रिचुअल्स, सिंबल्स या फिर ऑफिस कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, जहाँ पर चीज़ें अगर रेगुलेटरी बॉडी होता है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको पनिश किया जाएगा, इस तरीके का अगर चीज़ हो तो उस ग्रुप को कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप। और दूसरी तरफ होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप, जहाँ पर इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता है, उसको कहा जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप। जैसे कोई पिकनिक पार्टी, जो पिकनिक करने के लिए जाते हैं वो तो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, लेकिन इसका कोई सटीक रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, इनका कोई रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप। फिर है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप। कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप यानी कि जहां पर पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लोगों को नियुक्त किया जाएगा या फिर लोग एक दूसरे के साथ लिखित कोई एक टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तब इसको कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप। और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां पर लिखित कुछ नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप में हम देख सकते हैं फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लेबर यूनियन, ये सारे कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप्स का हिस्सा है। और दूसरी तरफ जो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप है, जैसे स्टूडेंट्स, पैसेंजर ऑफ ऑन ए ट्रेन, ये सारे एक ग्रुप तो तैयार करते हैं, लेकिन इनके बीच में एक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो हो जाएगा नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप। फिर है हमारा वॉलेंटरी ग्रुप और इनवॉलेंटरी ग्रुप। वॉलेंटरी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां पर लोग अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि वो खुद से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर उनके खुद के ओपिनियन होंगे, वो लोग उस ग्रुप का हिस्सा होंगे कि नहीं रहेंगे, ये सारे चीज़ें उनके खुद के डिसीजन के ऊपर बेस्ड है। जैसे एक क्लब का मेंबरशिप, एक एनजीओ का मेंबरशिप, यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं, फिर अपनी इच्छा से बाहर भी निकल सकते हैं। और दूसरी तरफ होता है इनवॉलेंटरी ग्रुप। इनवॉलेंटरी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां पर लोगों के कंट्रोल में ग्रुप नहीं होता है, उनको जन्म से वो ग्रुप मिलता है या फिर वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से उनको वो ग्रुप मिलता है। जैसे किसी का फैमिली या फिर किनशिप ग्रुप, कास्ट ग्रुप, ये उनको जन्म से ही मिल जाता है, इसको कहा जाता है इनवॉलेंटरी ग्रुप, जहां पर उनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है। फिर देखते हैं हम इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप वो सारे ग्रुप है जहां पर जो भी लोग हैं वो कुछ एक पर्पस के लिए, एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक डिफाइनाइट स्ट्रक्चर नहीं होता है, यहाँ पर कोई फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। जब इस तरीके का कोई ग्रुप हो तो उसको कहा जाएगा इनफॉर्मल ग्रुप। ऑपोजिट में जो फॉर्मल ग्रुप है, ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर लोग किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल को अटेन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, वहां पर कुछ डिफाइनेड स्ट्रक्चर होगा, इसको कहा जाएगा फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप में हम देख सकते हैं क्राउड, यानी कि जब लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कोई फुटबॉल स्टेडियम में हो सकते हैं, कोई स्टेशन में हो सकता है, यहाँ पर जो ग्रुप क्रिएट होता है वो होता है इनफॉर्मल ग्रुप। और फॉर्मल ग्रुप जैसे हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल देख सकते हैं, कॉलेजेस देख सकते हैं, कोई भी ऑफिस देख सकते हैं, ये हो जाता है हमारा फॉर्मल ग्रुप का हिस्सा। यहाँ पर आज के क्लास में मैंने कोशिश की है कि ग्रुप्स के, सोशल ग्रुप के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर समझा दूँ। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आई है। अगर समझ में नहीं आई है तो वापस रिपीट करके देखना, क्योंकि ये बहुत एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास
अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ कैरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।